विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 23। 62 दिन बाद अगले रविवार मैं देर सुबह तक सोया रहा, जब तक सूरज की किरणें खिड़की के ब्लाइंड्स के बीच से निकलकर मेरे चेहरे पर नहीं पड़ी। मैंने कंबल अपने सिर पर खींच लिया, लेकिन हवा गर्म और भारी हो गई तो मैं उठ गया और अपने माता पिता को फोन करने का फैसला किया। भैरवनाथ, मेरी मां ने कहा जैसे ही मैंने फोन उठाया। हमें अभी अभी कॉलर आइडेंटिफिकेशन मिला है। क्या ये जादू से पहचान सकता है कि ये मैं हूं जो पे फोन से कॉल कर रहा हूं? वो हंसी। नहीं, ये बस पे फोन और एरिया कोड दिखाता है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया। कैसे हो? मैं ठीक हूं। मैंने अपनी क्लासेस में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, पर अब पढ़ाई कर रहा हूं तो सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा, और ये ज्यादातर सच था। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा है बेटा। ओह, अंदाजा लगाओ, तुम्हारे डैड और मैंने कल रात एक पार्टी में किसे देखा? मिसेज शेरजा, तुम्हारी चौथी कक्षा की टीचर। उसे तुम्हारी पूरी तरह याद है और उसने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें कहीं। और जबकि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मिसेज शेरजा मुझे अच्छी तरह याद करती हैं, मैं आधा ही सुन पाया, क्योंकि मैं दीवार पर लिखे हुए नोट्स और चित्रों को देख रहा था, किसी नए संदेश को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने देखा कि फोन के पास दीवार पर एक फूल बना हुआ है, 12 लंबे पंखुड़ियों वाला एक फूल, एक भरे हुए केंद्र के चारों ओर सफेद रंग की दीवार पर जैसे एक डेजी। और मैं चारुलता को सुन सकता था कहते हुए, तुम क्या देख रहे हो पज? और मैं उसे देख सकता था जेक से फोन पर कुछ भी नहीं बात करते हुए, बस शराब के नशे में बैठे हुए। क्या कर रही हो? और वो कहती, कुछ नहीं, बस डूडलिंग। फिर, ओह गॉड। भैरवनाथ। हाँ सॉरी माँ, कृष्ण मुरारी यहाँ है, हमें पढ़ाई करनी है, मुझे जाना होगा। क्या तुम बाद में कॉल करोगे? मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड भी तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ माँ, हाँ जरूर। आई लव यू। ठीक है, मुझे जाना होगा। मुझे लगता है मैंने कुछ ढूंढ लिया है, मैंने कॉलोनल को चिल्लाते हुए बताया, जो कंबल के नीचे था। मेरी आवाज में कुछ ढूंढने की उम्मीद उसे तुरंत जगाने के लिए काफी थी, और वो फर्श पर उछलकर नीचे आ गया। मैंने उसे कुछ कहने से पहले देखा, वो कल की जीन्स और स्वेटशर्ट को उठाकर पहनने लगा और मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। देखो, मैंने इशारा किया और वह फोन के पास नीचे झुक गया और बोला, हाँ, चारुलता ने यह बनाया। वह हमेशा ऐसे फूल बनाती थी। और बस डुडलिंग, याद है? जैक ने उससे पूछा था कि वो क्या कर रही है, और उसने कहा, बस डूडलिंग। और फिर उसने कहा, ओह गॉड, और घबरा गई। उसने डूडल को देखा और कुछ याद किया। अच्छी याददाश्त है पज, उसने स्वीकार किया। और मैं सोच रहा था कि कॉलोनल इस बारे में बस उत्साहित क्यों नहीं हो सकता। और फिर उसने घबरा कर तुलिप्स लाने चली गई। जब हम पटाखे लेने गए थे, उसने डूडल देखा, जो भी उसने भुलाया था वो उसे याद आ गया, और फिर वह घबरा गई। शायद, उसने कहा, फूल को घूरते हुए, शायद उसे उसी तरह समझने की कोशिश कर रहा था जैसे उसने किया था। अंत में उसने खड़े होकर कहा, यह एक पुख्ता सिद्धांत है पज, और मेरे कंधे पर थपकी दी, जैसे कोई कोच खिलाड़ी की तारीफ करता हो। लेकिन हमें अब भी ये नहीं पता कि उसने क्या भुलाया था। 69 दिन बाद। खोज के एक हफ्ते बाद मैंने उस फूल की खासियत से अपना मोह त्याग दिया था। मैं कोई बाजान नहीं था जो मांस बाजार में किसी बड़ी समझ तक पहुंच गया हो। और जैसे जैसे कैंपस के आसपास के मेपल पेड़ों में फिर से जीवन का संकेत दिखने लगा और मेंटेनेंस क्रू ने फिर से डॉम सर्कल में घास काटना शुरू किया, मुझे लगा कि हमने उसे वास्तव में खो दिया था। उस दोपहर मैं और कर्नल झील के पास जंगल में गए और ठीक उसी जगह सिगरेट पी जहां कई महीने पहले ईगल ने हमें पकड़ा था। हम अभी अभी एक टाउन मीटिंग से लौटे थे, जहां ईगल ने घोषणा की थी कि स्कूल झील के पास एक खेल का मैदान बनाने वाला था, जो चारुलता की याद में होगा। उसे झूले पसंद थे शायद, लेकिन खेल का मैदान? मीटिंग में लारा उठ खड़ी हुई, जो उसके लिए शायद पहली बार था, और कहा कि उन्हें कुछ मजेदार करना चाहिए, कुछ ऐसा जो चारुलता खुद करती। अब झील के पास एक काई से ढकी आधी सड़ी हुई लकड़ी के लट्ठे पर बैठे कर्नल ने मुझसे कहा, लारा सही थी, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, एक प्रैंक, कुछ ऐसा जो उसे पसंद आता। जैसे एक स्मारक प्रैंक? बिल्कुल।
चारुलता मेमोरियल प्रैंक। हम इसे एक वार्षिक आयोजन बना सकते हैं। वैसे भी उसने पिछले साल यह योजना बनाई थी, लेकिन वह इसे हमारे सीनियर प्रैंक के लिए बचाना चाहती थी। लेकिन यह अच्छा है, वाकई में अच्छा, ऐतिहासिक। क्या तुम मुझे बताने वाले हो? मैंने पूछा, उस समय को याद करते हुए जब उसने और चारुलता ने मुझे बार्न नाइट के प्रैंक की योजना से बाहर रखा था। जरूर। प्रैंक का नाम है पैट्रियार्कल पैराडाइम को चुनौती देना। और उसने मुझे बताया, और कहना पड़ेगा, चारुलता ने हमें प्रैंक्स का राज मुकुट छोड़ दिया था। हाई स्कूल के हास्य का मोनालिसा और सेंट जोसेफ के प्रैंकिंग के इतिहास का चरम। और अगर कर्नल इसे अंजाम दे सकता तो यह सेंट के हर किसी की याद में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता, और चारुलता को इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें तकनीकी रूप से कोई निष्कासन योग्य अपराध नहीं था। कर्नल उठा और अपनी पैंट से मिट्टी और काई को झाड़ा। मुझे लगता है कि हम उसे ये तो जरूर दे सकते हैं। और मैंने सहमति जताई, लेकिन फिर भी वह हमें एक जवाब तो देती। अगर वह कहीं ऊपर, नीचे या कहीं और थी तो शायद वह हंसती, और शायद, बस शायद, वह हमें उस सुराग के बारे में बताती जिसकी हमें तलाश थी। 83 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद कर्नल वसंत की छुट्टियों से वापस लौटा। 2 नोटबुक्स में प्रैंक की योजना की बारीकियों से भरा हुआ विभिन्न स्थानों के स्केच और 40 पन्नों की 2 स्तंभों वाली एक सूची जिसमें संभावित समस्याएं और उनके हल दर्ज थे। उसने सभी समयों की गणना 10वें सेकंड तक की थी और सभी दूरियों को इंच तक मापा था। फिर से गणना की, जैसे वह उसे फिर से निराश करने का विचार सहन नहीं कर सकता था। फिर उस रविवार को कर्नल देर से जागा और करवट बदल ली। मैं द साउंड एंड द फ्यूरी पढ़ रहा था, जो मुझे फरवरी के मध्य तक पढ़नी थी, और बिस्तर में सरसराहट सुनते ही ऊपर देखा। कर्नल ने कहा, चलो बैंड को फिर से इकट्ठा करते हैं। इस पर मैं बादलों से घिरे वसंत में बाहर निकला और लारा और वरुण को जगाया, फिर उन्हें कमरा 43 में वापस लाया। बार्न नाइट वाली टीम पूरी थी, या जितनी हो सकती थी, चारुलता मेमोरियल प्रैंक के लिए। हम तीनों सोफे पर बैठे थे, जबकि कर्नल हमारे सामने खड़ा होकर योजना और उसमें हमारी भूमिकाओं को ऐसे उत्साह से समझा रहा था जो मैंने उसमें पहले के बाद से नहीं देखा था। जब उसने समाप्त किया तो उसने पूछा, कोई सवाल? हां, वरुण ने कहा। क्या यह वाकई काम करेगा? पहले हमें एक स्ट्रिपर ढूंढनी होगी और दूसरा पज को अपने पिता के साथ कुछ जादू चलाना होगा। ठीक है फिर, वरुण ने कहा, चलो काम शुरू करते हैं। 84 दिन बाद, हर वसंत में सेंट जोसेफ एक शुक्रवार की दोपहर कक्षाओं से छुट्टी लेता था और सभी छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को स्पीकर डे के लिए जिम में जाना होता था। स्पीकर डे में 2 वक्ता होते थे, आमतौर पर छोटे मोटे सेलिब्रिटी, छोटे मोटे राजनेता या छोटे मोटे अकादमिक, वे लोग जो $300 के मामूली बजट में आकर स्कूल में बोलने को तैयार हो जाते। जूनियर क्लास पहले स्पीकर का चयन करती और सीनियर्स दूसरे का, और जिसने भी कभी स्पीकर डे देखा था उसने माना कि ये बेहद उबाऊ होते थे। हमने सोचा कि इस बार इसे थोड़ा मजेदार बनाया जाए। हमें बस ईगल को यह समझाना था कि डॉक्टर बिस्वा रंजन सेन, जो मेरे पिताजी के दोस्त हैं और किशोरावस्था में विकृत यौनिकता के एक प्रमुख विद्वान हैं, को जूनियर क्लास का स्पीकर बनने दिया जाए। इसलिए मैंने अपने पिताजी को काम पर फोन किया और उनके सेक्रेटरी पॉल ने मुझसे पूछा कि क्या सब ठीक है, और मुझे आश्चर्य हुआ कि हर कोई मुझसे यह पूछता है कि क्या सब ठीक है जब मैं रविवार सुबह के अलावा किसी और समय पर फोन करता हूं। हां, मैं ठीक हूं। मेरे पिताजी ने फोन उठाया। हेलो भैरवनाथ, सब ठीक है? मैं हंस पड़ा और फोन में धीरे से बात की, क्योंकि लोग आसपास थे। हां डैड, सब ठीक है। हे, क्या आपको याद है जब आपने स्कूल की घंटी चुराई थी और उसे कब्रिस्तान में दफना दिया था? अब तक का सबसे महान सेंट जोसेफ प्रैंक। उन्होंने गर्व से जवाब दिया। वो तो था डैड। तो सुनिए, क्या आप नए सबसे महान सेंट जोसेफ प्रैंक में हमारी मदद करेंगे? ओह, मुझे नहीं पता भैरवनाथ। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मुझे नहीं पड़ेगा। पूरा जूनियर क्लास इसे प्लान कर रहा है और इसमें किसी को चोट नहीं लगेगी, क्योंकि अच्छा,
आपको स्पीकर डे याद है? भगवान, वह तो कक्षाओं से भी बोरिंग था। हाँ, तो मुझे चाहिए कि आप हमारे स्पीकर होने का नाटक करें। डॉक्टर बिस्वा रंजन सेन सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर और किशोर यौनिकता के विशेषज्ञ। वह कुछ देर तक चुप रहे और मैंने चारुलता के आखिरी डेजी की ओर देखा और उनके पूछने का इंतजार किया कि प्रैंक क्या है, और मैं उन्हें बता भी देता, लेकिन मैंने सिर्फ उनकी धीमी सांस सुनी और फिर उन्होंने कहा, मैं पूछूंगा भी नहीं। भगवान की कसम खाओ कि तुम अपनी मां को कभी नहीं बताओगे। भगवान की कसम, मैंने रुककर कहा। ईगल का असली नाम याद करने में मुझे एक पल लगा। मिस्टर XYZ लगभग 10 मिनट में आपको कॉल करेंगे। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर बिस्वा रंजन सेन है और मैं एक मनोविज्ञान प्रोफेसर हूं। और किशोर यौनिकता? बिल्कुल, आप बेस्ट हो डैड। मैं बस देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे बेहतर कुछ कर सकते हो। उन्होंने हंसते हुए कहा। हालांकि यह कर्नल को भारी लग रहा था। यह प्रैंक बिना वीकडे वॉरियर्स की मदद के सफल नहीं हो सकता था, विशेष रूप से जूनियर क्लास के अध्यक्ष देव की, जिसने अब तक अपने मूर्खतापूर्ण सर्फर हेयर स्टाइल को फिर से बढ़ा लिया था। लेकिन वॉरियर्स को यह आइडिया बहुत पसंद आया, इसलिए मैं देव के कमरे में गया और कहा, चलो चलते हैं। देव और मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं था और न ही ऐसा दिखाने की कोई इच्छा, इसलिए हम चुपचाप ईगल के घर की ओर चल पड़े। ईगल दरवाजे पर हमारे पहुंचने से पहले ही आ गए। उन्होंने हमें देखा तो थोड़ी हैरानी से सिर झुका लिया, और हां, हम अजीब जोड़ी लग रहे थे, देव की प्रेस की हुई खाकी पैंट और मेरी कपड़े धोने की याद दिलाने वाली नीली जीन्स के साथ। हमारे द्वारा चुना गया स्पीकर भैरवनाथ के पिताजी का दोस्त है, देव ने कहा। डॉक्टर बिस्वा रंजन सेन। वह कोलकाता के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और किशोर यौनिकता का अध्ययन करते हैं। ओह नहीं, मैंने कहा। मैंने डॉक्टर बिस्वा रंजन सेन से मुलाकात की है। वह दिलचस्प हैं, लेकिन विवादित नहीं। वह बस यह अध्ययन करते हैं कि किशोर यौनिकता की समझ कैसे बदलती और बढ़ती है। मेरा मतलब है, वह विवाह पूर्व यौन संबंधों के खिलाफ हैं। ठीक है, उनका फोन नंबर क्या है? मैंने ईगल को एक कागज का टुकड़ा दिया और उन्होंने दीवार पर लगे फोन पर नंबर डायल किया। हेलो, मैं डॉक्टर बिस्वा रंजन सेन से बात कर रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, डॉक्टर बिस्वा रंजन सेन, मेरे साथ भैरवनाथ मुखर्जी यहां हैं और उन्होंने मुझे बताया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, मुझे जानना था। ईगल ने रुककर उंगली में फोन का तार लपेटते हुए कहा, जानना था कि आप समझ रहे होंगे कि ये बच्चे अभी भी छोटे हैं। हम कोई स्पष्ट चर्चा नहीं चाहते। बेहतरीन, बेहतरीन। मुझे खुशी है कि आप समझ रहे हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। ईगल ने फोन रखा, मुस्कुराए और कहा, अच्छी पसंद है। वह दिलचस्प इंसान लगते हैं। ओह हाँ, देव ने बहुत गंभीरता से कहा। मुझे लगता है कि वह असाधारण रूप से दिलचस्प होंगे। 114 दिन बाद, 1.5 हफ्ते बाद, मैं अपनी दोपहर की कक्षाओं से लौट रहा था। सूरज मेरी त्वचा पर पड़ रहा था, एक लगातार याद दिला रहा था कि दार्जिलिंग में वसंत कुछ ही घंटों में आकर चला गया था और अब मई की शुरुआत में गर्मी 6 महीने की लंबी यात्रा पर वापस आ गई थी। मुझे अपनी पीठ पर पसीना बहता महसूस हो रहा था और जनवरी की कड़वी ठंड की लालसा हो रही थी। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि वरुण सोफे पर बैठा मेरे टॉलस्टॉय की जीवनी पढ़ रहा था। अरे हाय, मैंने कहा। उसने किताब बंद की, उसे अपने पास रखा और कहा, 10 जनवरी। क्या? मैंने पूछा। 10 जनवरी, वो तारीख याद आती है? हाँ, ये चारुलता की मौत का दिन है। तकनीकी रूप से वह 11 जनवरी को 3 घंटे में मरी थी, लेकिन हमारे लिए वह अभी भी सोमवार की रात 10 जनवरी ही थी। हाँ, लेकिन कुछ और भी। 9 जनवरी, चारुलता की मां उसे चिड़ियाघर लेकर गई थी। रुको, नहीं, ये तुम्हें कैसे पता? उसने हमें बार्न नाइट पर बताया था, याद है? बिल्कुल मुझे याद नहीं था। अगर मैं संख्याएं याद रख पाता तो प्रीकैलकुलस में C+ की जद्दोजहद नहीं कर रहा होता। हे भगवान, मैंने कहा जैसे ही कर्नल अंदर आया। क्या? कर्नल ने पूछा। 9 जनवरी 1997, मैंने उसे बताया। चारुलता को भालू पसंद थे, उसकी मां को बंदर पसंद थे। कर्नल ने एक पल के लिए मुझे खाली नजरों से देखा और फिर एक ही झटके में अपना बैग उतारकर उसे कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया। हे भगवान, मुझे ये पहले क्यों नहीं सूझा? 1 मिनट के भीतर कर्नल ने हमारे पास अब तक का सबसे अच्छा समाधान निकाल लिया था।
ठीक है, वह सो रही है। जेक का फोन आता है, वह उससे बात करती है। वह कागजों पर कुछ लिखते हुए सफेद फूल को देखती है और सोचती है, हे भगवान, मेरी माँ को सफेद फूल पसंद थे और जब मैं छोटी थी तो वह मेरे बालों में लगाती थीं। और फिर वह एकदम घबरा जाती है। वह अपने कमरे में वापस आती है और हम पर चिल्लाने लगती है कि वह भूल गई। जाहिर है अपनी माँ के बारे में भूल गई, इसलिए वह फूल लेती है, कैंपस छोड़कर कार में निकलती है, शायद अपनी माँ की कब्र पर जाने के लिए। क्या उसकी माँ की कब्र? हाँ, तो वह कार में बैठती है, बस अपनी माँ की कब्र तक पहुंचना चाहती है। लेकिन रास्ते में एक फंसा हुआ ट्रक है और पुलिस वहां है और वह नशे में है और गुस्से में है और जल्दी में है, इसलिए उसे लगता है कि वह पुलिस की गाड़ी के पास से निकल सकती है और वह सीधे सोच भी नहीं रही होती, पर उसे अपनी माँ तक पहुंचना है और उसे लगता है कि वह निकल सकती है और धड़ाम। वरुण ने धीरे धीरे सिर हिलाया, सोचते हुए फिर कहा, या वह फूल लेकर कार में बैठती है, लेकिन वह पहले ही सालगिरह चूक चुकी है। वह शायद सोच रही होती है कि उसने अपनी मां के साथ फिर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। पहले उसने 911 पर कॉल नहीं किया और अब वह उस सालगिरह को भी याद नहीं रख सकी और वह गुस्से में है और खुद से नफरत कर रही है और तय करती है बस अब और नहीं। और वह पुलिस की गाड़ी देखती है और उसे मौका लगता है और बस पूरी ताकत से गाड़ी चलाती है। कर्नल ने अपनी जेब में हाथ डाला और सिगरेट का पैकेट निकाला, उसे कॉफी टेबल पर उल्टा थपथपाया। ठीक है, यह सब कुछ अच्छी तरह स्पष्ट कर देता है। 118 दिन बाद तो हमने हार मान ली। आखिरकार मुझे उस भूत का पीछा करना बंद करना पड़ा जो सामने आना ही नहीं चाहती थी। शायद हम असफल हो गए थे, पर कुछ रहस्य कभी हल होने के लिए बने ही नहीं होते। मैं उसे वैसा नहीं जान सका जैसा मैं चाहता था और शायद कभी नहीं जान सकता था। उसने यह असंभव बना दिया था और वो दुर्घटना, वो आत्मघात कभी कुछ और नहीं हो सकता था। और मैं इस सवाल में रह गया कि क्या मैंने तुम्हें उस अंजाम की ओर धकेला जो तुम नहीं चाहती थीं, चारुलता, या मैंने बस तुम्हारी जानबूझकर की गई आत्मविनाश में सहमति दी? क्योंकि ये दोनों अलग अपराध हैं और मैं नहीं जानता था कि मुझसे नाराज हों कि मैंने उसे जाने दिया या उससे नाराज हों कि उसने मुझे अपने आत्मघात का हिस्सा बना दिया। लेकिन जो जान सकते थे हमने जान लिया और इसे जानने में उसने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया था, कर्नल, वरुण और मुझे। और बस इतना ही था। उसने मुझे उसे जानने के लिए उतना नहीं छोड़ा था, लेकिन उसने मुझे महान शायद को फिर से खोजने के लिए काफी कुछ छोड़ दिया था। हमें एक और चीज करनी चाहिए, कर्नल ने कहा। जब हम साथ में वीडियो गेम खेल रहे थे, बस हम दो, जैसे जांच के शुरुआती दिनों में। अब और कुछ नहीं बचा है जो हम कर सकते हैं। मैं इसे पार करना चाहता हूं, उसने कहा, जैसे उसने किया। हम उसके जैसे आधी रात को कैंपस से निकलने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, तो हम लगभग 12 घंटे पहले दोपहर 3 बजे वरुण की एसयूवी में कर्नल को ड्राइवर की सीट पर बैठाकर निकल गए। हमने लारा और वरुण को साथ चलने के लिए कहा, पर वे भूतों का पीछा करने से थक चुके थे और फाइनल्स भी आने वाले थे। दोपहर उजली थी और सूरज आसफाल्ट पर इतनी तेजी से पड़ रहा था कि हमारे सामने की सड़क गर्मी से कांप रही थी। हमने हाईवे NH10 पर 1 मील का सफर तय किया और फिर I-165 के उत्तर की ओर मुड़े, दुर्घटना स्थल और वाइन स्टेशन की ओर। कर्नल तेज चला रहा था और हम शांत थे, सीधे सामने देख रहे थे। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि शायद वह क्या सोच रही होगी, समय और स्थान के आर पार देखने की कोशिश करते हुए बस एक पल के लिए उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा था। एक एम्बुलेंस लाइट और सायरन के साथ हमारे विपरीत दिशा में स्कूल की ओर तेजी से गुजर गई और एक पल के लिए मुझे घबराहट भरा उत्साह महसूस हुआ और मैंने सोचा, ये कोई ऐसा हो सकता है जिसे मैं जानता हूं। मैं लगभग चाहता था कि वह कोई ऐसा ही हो ताकि मेरे अभी भी महसूस किए गए दुख में एक नया रूप और गहराई आ सके। खामोशी टूटी। कभी कभी मुझे अच्छा लगता था, मैंने कहा, कभी कभी मुझे अच्छा लगता था कि वो मर गई। मतलब ये अच्छा महसूस हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता, ये शुद्ध लगा। हां, उसने कहा, अपनी आम समझदारी से हटकर। हां, मुझे पता है, मुझे भी। ये स्वाभाविक है, मेरा मतलब ये स्वाभाविक ही होगा। मुझे हमेशा झटका लगता जब मुझे एहसास होता कि मैं दुनिया का एकमात्र व्यक्ति नहीं हूं
जो ऐसे अजीब और भयानक विचारों को सोचता और महसूस करता है। स्कूल से 5 मील उत्तर की ओर कर्नल ने हाईवे की बाईं लेन में गाड़ी डाली और रफ्तार बढ़ाई। मैंने अपने दांत कस लिए और फिर हमारे सामने टूटी हुई कांच धूप में ऐसे चमक रही थी जैसे सड़क ने गहने पहन रखे हों और वो जगह शायद वही जगह होनी चाहिए। वह अभी भी रफ्तार बढ़ा रहा था। मैंने सोचा, ये जाने का बुरा तरीका नहीं होगा। मैंने सोचा, सीधा और तेज। शायद उसने आखिरी पल में बस यही फैसला किया होगा और बस हम उसके मौत के पल को पार कर गए। हम उस जगह से गुजर रहे थे जहां वह नहीं गुजर सकी थी, उस आसफाल्ट पर जो उसने कभी नहीं देखा था। और हम मरे नहीं, हम मरे नहीं। हम सांस ले रहे हैं और हम रो रहे हैं और अब धीरे धीरे रफ्तार कम कर रहे हैं और दाईं लेन में वापस आ रहे हैं। हम अगले एग्जिट पर निकले, शांत, और ड्राइवर बदलने के लिए कार के सामने आकर मिले। मैंने उसे पकड़ा। मेरे हाथ उसके कंधों के चारों ओर मुट्ठियों में कस गए और उसने अपनी छोटी बाहों से मुझे जोर से पकड़ा ताकि मुझे उसकी छाती के धड़कनों का एहसास हुआ। जब हमें बार बार एहसास हुआ कि हम अभी भी जिंदा हैं। मैंने इसे लहरों में महसूस किया और हम एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे और मैंने सोचा, हे भगवान, हम कितने कमजोर लग रहे होंगे, लेकिन इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब अभी अभी हमें एहसास हुआ है इतने समय बाद कि हम अभी भी जिंदा हैं। 119 दिन बाद कर्नल और मैंने खुद को स्कूल में पूरी तरह झोंक दिया, यह जानते हुए कि अपने जीपीए लक्ष्यों को पाने के लिए हमें अपने फाइनल्स में शानदार प्रदर्शन करना होगा। मुझे 3.5 चाहिए था और कर्नल 3.98 से भी कम पर समझौता नहीं करता। हमारा कमरा हमारे चारों के लिए पढ़ाई का केंद्र बन गया। वरुण और लारा देर रात तक हमारे साथ रहते। डेथ साउंड एंड डेथ फ्यूरी, मियोसिस और बैटल ऑफ द बुल्स पर बातें करते रहते। कर्नल ने हमें प्री कैलकुलस का पूरा एक सेमेस्टर सिखाया। हालांकि गणित में वह इतना अच्छा था कि उसे ठीक से समझा नहीं पाता। अरे, ये तो समझ में आता है, मुझ पर भरोसा करो, इतनी मुश्किल बात नहीं है। और मुझे चारुलता की याद आती। जब मैं नहीं समझ पाता तो मैं धोखेबाजी करता। वरुण और मैंने थिंग्स फॉल अपार्ट और अ फेयरवेल टू आर्म्स के क्लिफ्स नोट्स की प्रतियां साझा की। ये किताबें बहुत लंबी हैं, उसने एक बार कहा। हम ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन हमें इसकी जरूरत भी नहीं थी। 122 दिन बाद एक ठंडी हवा ने गर्मियों की शुरुआत को पीछे ढकेल दिया था और जिस सुबह ओल्ड मैन ने हमें हमारे फाइनल एग्जाम दिए, उन्होंने सुझाव दिया कि हम क्लास बाहर लें। मैं सोच रहा था कि हम पूरी क्लास बाहर कैसे ले सकते हैं, जबकि मुझे पिछली सेमेस्टर में सिर्फ बाहर देखने के लिए क्लास से निकाल दिया गया था। लेकिन ओल्ड मैन चाहते थे कि क्लास बाहर हो, तो हम बाहर चले गए। ओल्ड मैन उस कुर्सी पर बैठे जो केविन रिचमैन ने बाहर ला दी थी और हम घास पर बैठे। मेरी नोटबुक पहले अजीब तरह से मेरी गोद में थी और फिर हरी घास के खिलाफ टिकाई। उबड़ खाबड़ जमीन लिखने के लिए सही नहीं थी और छोटे छोटे कीड़े भी मंडरा रहे थे। हम झील के बहुत करीब थे, इसलिए बैठने में थोड़ी असहजता थी, लेकिन ओल्ड मैन खुश लग रहे थे। मेरे पास आपके फाइनल एग्जाम का प्रश्न है। पिछली सेमेस्टर मैंने आपको इसे पूरा करने के लिए लगभग 2 महीने दिए थे। इस बार आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। खैर, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है। हाँ, सच कहूं तो मैंने इस टॉपिक को कल रात ही फाइनल करने का निर्णय लिया। खैर, इन्हें बांट दो। जब प्रश्न मेरे पास आया तो मैंने पढ़ा, आप खुद से व्यक्तिगत रूप से दुख के इस भूल भुलैया से कभी कैसे बाहर निकलेंगे। अब जब आपने 3 प्रमुख धार्मिक परंपराओं के साथ संघर्ष किया है, तो चारुलता के प्रश्न पर अपनी नई सोच का उपयोग करें। सभी को परीक्षा पत्र मिलने के बाद ओल्ड मैन ने कहा, आपको अपने निबंध में विशेष रूप से विभिन्न धर्मों के दृष्टिकोण पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कोई रिसर्च जरूरी नहीं है। मैं इस बात में दिलचस्पी रखता हूं कि आप अपने विचारों में दुख को कैसे समाहित करते हैं और इसके बावजूद जीवन में आगे कैसे बढ़ने की आशा रखते हैं। अगले वर्ष अगर मेरे फेफड़े ठीक रहे तो हम ताओइज्म, हिंदू धर्म और यहूदी धर्म का अध्ययन करेंगे।
ओल्ड मैन खांसे और फिर हंसने लगे, जिससे उन्हें फिर से खांसी आ गई। भगवान जाने, शायद मैं इतना लंबा न टिकूं, लेकिन इस साल हमने जिन 3 परंपराओं का अध्ययन किया है, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म के सभी संस्थापक मोहम्मद, यीशु और बुद्ध क्रमशः आशा का एक संदेश लेकर आए। 7वीं सदी के अरब में मोहम्मद ने वादा किया कि कोई भी सच्चे भगवान के प्रति निष्ठा से स्थायी जीवन पा सकता है। बुद्ध ने यह उम्मीद जताई कि दुख को पार किया जा सकता है। यीशु ने यह संदेश दिया कि अंतिम पहले होगा, और यहां तक कि कर वसूलने वाले और कोढ़ी, जिन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था, उन्हें भी आशा होनी चाहिए। और इसलिए इस फाइनल के रूप में मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं, आपके पास आशा का क्या कारण है? कमरा 43 में लौटकर कर्नल कमरे में धूम्रपान कर रहा था। हालांकि मेरे पास अभी कैफेटेरिया में एक शाम का काम बाकी था, ताकि धूम्रपान के लिए मुझे जो सजा मिली थी वह पूरी हो सके, लेकिन हमें ईगल का डर नहीं था। हमारे पास 15 दिन बचे थे, और अगर पकड़े भी गए तो हमें सिर्फ सीनियर वर्ष की शुरुआत कुछ काम के घंटों के साथ करनी होगी। तो कर्नल, हम इस भूल भुलैया से कभी कैसे बाहर निकलेंगे? मैंने पूछा। काश मुझे पता होता, उसने कहा। यह शायद तुम्हें ए नहीं दिलाएगा, और इससे मेरी आत्मा को भी ज्यादा राहत नहीं मिल रही है। या उसकी, मैंने कहा। सही कहा, मैं उसे तो भूल ही गया था। उसने सिर हिलाया। यह बार बार होता रहता है। खैर, तुम्हें कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, मैंने जोर दिया। इतने समय बाद भी मुझे अब भी ऐसा लगता है कि सीधे और तेज निकलना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन मैं भूल भुलैया को चुनता हूं। भूल भुलैया कठिन है, लेकिन मैं इसे चुनता हूं। 136 दिन बाद। 2 हफ्ते बाद भी मैंने ओल्ड मैन के लिए अपना फाइनल पूरा नहीं किया था, और सेमेस्टर के खत्म होने में बस 24 घंटे बचे थे। मैं अपने आखिरी टेस्ट से लौट रहा था, जो कि 24 घंटे में ही होना था। प्री कैलकुलस के साथ एक मुश्किल, लेकिन आखिरकार मुझे उम्मीद थी, सफल जंग थी, जो मुझे वह B- दिलाएगी जिसकी मुझे इतनी चाहत थी। बाहर फिर से गर्मी थी, ठीक वैसी ही गर्मी जैसी उसकी थी, और मुझे ठीक ठाक लग रहा था। कल मेरे माता पिता आएंगे और मेरा सामान लोड करेंगे। हम ग्रेजुएशन देखेंगे और फिर वापस सिलीगुड़ी जाएंगे। कर्नल अपनी मां के पास जा रहा था ताकि वह गर्मी में सोयाबीन की फसल को बढ़ते हुए देख सके, लेकिन मैं उसे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर सकता था, इसलिए हम दोनों संपर्क में रहेंगे। वरुण गर्मियों के लिए जापान जा रहा था, और लारा फिर से हरे रंग की लिमो से घर जाने वाली थी। मैं सोच ही रहा था कि यह ठीक है कि मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि चारुलता उस रात कहां थी और वह कहां जा रही थी। तभी मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और फर्श पर एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा देखा। यह एक एकल टुकड़ा था, चूने के हरे रंग के स्टेशनरी का। ऊपर लिखा था, वरुण घोष के डेस्क से। पज छॉन कर्नल, मुझे खेद है कि मैंने आपसे पहले बात नहीं की। मैं ग्रेजुएशन के लिए नहीं रुक रहा हूं। मैं कल सुबह जापान के लिए निकल रहा हूं। लंबे समय तक मैं तुमसे नाराज था। तुमने मुझे सब कुछ से बाहर रखा, जिससे मुझे तकलीफ हुई, और इसलिए मैंने जो कुछ मुझे पता था वह अपने पास रखा। लेकिन फिर जब मैं नाराज नहीं था, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, और मैं खुद भी नहीं जानता कि क्यों। पज का वह किस था, मुझे लगता है, और मेरे पास यह राज था। तुम लोगों ने अधिकांश हिस्सा पहले ही समझ लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उसे उस रात देखा था। मैं लारा और कुछ अन्य लोगों के साथ देर रात तक जगा था, और फिर मैं सोने ही वाला था कि मैंने उसे अपनी खिड़की के बाहर रोते हुए सुना। वह शायद सुबह 3:15 का समय था, और मैं बाहर गया और उसे फुटबॉल मैदान से गुजरते हुए देखा। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी में थी। उसने मुझे बताया कि उसकी मां की मृत्यु 8 साल पहले उसी दिन हुई थी, और वह हमेशा उस दिन अपनी मां की कब्र पर फूल चढ़ाती थी। लेकिन इस साल वह भूल गई। वह वहां फूल ढूंढ रही थी, लेकिन मौसम की वजह से बहुत जल्दी था, बहुत ठंडा। इसी से मुझे 10 जनवरी का पता चला। मुझे अब भी यह नहीं पता कि यह आत्महत्या थी या नहीं। वह बहुत दुखी थी, और मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं या करूं। मुझे लगता है कि उसने मुझसे उम्मीद की थी कि मैं वही व्यक्ति रहूंगा जो हमेशा सही बातें कहेगा और सही काम करेगा ताकि उसकी मदद हो सके, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मुझे बस लगा कि वह फूल ढूंढ रही थी।
मुझे नहीं पता था कि वह जाने वाली है। वह नशे में थी, पूरी तरह से नशे में, और मुझे सच में नहीं लगा कि वह ड्राइव करेगी या ऐसा कुछ करेगी। मुझे लगा कि वह बस रोते रोते सो जाएगी और अगले दिन अपनी मां से मिलने जाएगी या ऐसा कुछ। वह चली गई और फिर मैंने कार स्टार्ट होते सुना। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सोच रहा था, तो मैंने उसे भी जाने दिया। और मुझे खेद है, मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते थे। उससे प्यार न करना मुश्किल था। वरुण। मैं कमरे से बाहर भागा, जैसे मैंने कभी सिगरेट नहीं पी हो, जैसे मैं बार नाइट में वरुण के साथ दौड़ा था, डॉर्म के घेरे में वरुण के कमरे तक। लेकिन वरुण जा चुका था। उसका बिस्तर खाली था, उसकी मेज पर कुछ नहीं था, धूल का एक निशान जहां उसका स्टीरियो था। वह जा चुका था और मुझे उसे बताने का समय नहीं मिला कि मैंने अभी अभी क्या महसूस किया, कि मैंने उसे माफ कर दिया और उसने हमें माफ किया, और कि हमें इस भूल भुलैया में जीने के लिए माफ करना सीखना होगा। उस दिन हम में से बहुत से लोग थे जिन्हें किए गए कामों और अधूरे छोड़े गए कामों के साथ जीना था। वे बातें जो सही नहीं हुई, वे चीजें जो उस समय सही लगीं, क्योंकि हम भविष्य नहीं देख सकते थे। काश हम देख पाते कि हमारे सबसे छोटे कार्यों से एक अंतहीन परिणामों की श्रृंखला उत्पन्न होती है। लेकिन हम तब तक बेहतर नहीं जान सकते जब तक कि बेहतर जानना बेकार ना हो जाए। और जब मैं वरुण का नोट कर्नल को देने के लिए वापस चल पड़ा, तो मैंने देखा कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। मैं उसे कभी इतना नहीं जान पाऊंगा कि उन आखिरी पलों में उसके विचारों को समझ सकूं। कभी नहीं जान पाऊंगा कि उसने हमें जानबूझकर छोड़ा था या नहीं। लेकिन न जानने से मुझे उसकी परवाह करना नहीं रोकेगा, और मैं हमेशा चारुलता यंग से प्यार करूंगा, अपनी टेढ़ी पड़ोसन से, अपने पूरे टेढ़े दिल से। मैं वापस कमरा नंबर 43 में पहुंचा, लेकिन कर्नल अभी तक घर नहीं आए थे। इसीलिए मैंने नोट को ऊपर वाले बिस्तर पर रख दिया और कंप्यूटर के सामने बैठ गया, और मैंने भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता लिखना शुरू किया। यहां आने से पहले मैंने लंबे समय तक सोचा था कि भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता उसे नजरअंदाज करना है, एक कोने में एक छोटा आत्मनिर्भर संसार बनाना है, और मान लेना है कि मैं खोया हुआ नहीं हूं, बल्कि घर पर हूं। लेकिन वह केवल एक अकेली जिंदगी की ओर ले गया, जिसमें केवल मृत लोगों के अंतिम शब्द मेरे साथ थे। इसलिए मैं यहां एक महान संभावना की तलाश में आया, असली दोस्तों की और एक मामूली से बड़ी जिंदगी की तलाश में। और फिर मैंने गलती की, कर्नल ने गलती की, वरुण ने गलती की, और वह हमारे हाथों से फिसल गई। और इसमें कोई मिठास नहीं है, वह बेहतर दोस्तों की हकदार थी। जब उसने वर्षों पहले गलती की थी, एक डरी हुई छोटी लड़की जो भय से जकड़ी हुई थी, वह अपने ही रहस्य में डूब गई। और मैं भी ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने देखा कि यह उसके लिए कहां ले गया। तो मैं अभी भी महान संभावना में विश्वास करता हूं, और मैं उसमें विश्वास कर सकता हूं भले ही मैंने उसे खो दिया हो, क्योंकि मैं उसे भूल जाऊंगा। हां, जो एक साथ आया है वह धीरे धीरे बिखर जाएगा, और मैं उसे भूल जाऊंगा, लेकिन वह मेरे भूलने को माफ कर देगी, जैसे मैं उसे माफ कर दूंगा कि उसने मुझे, कर्नल और बाकी सभी को भूलकर केवल खुद और अपनी मां को आखिरी पलों में याद रखा। अब मुझे पता है कि उसने मुझे माफ कर दिया है, कि मैं डरा हुआ और नासमझ था और डरा हुआ काम किया। मुझे पता है कि उसने मुझे माफ कर दिया है, जैसे उसकी मां ने उसे माफ कर दिया। और यहां है कि मुझे कैसे पता है। पहले तो मुझे लगा कि वह बस मर गई थी, बस अंधेरा, बस एक शरीर जिसे कीड़े खा रहे थे। मैंने उसके बारे में बहुत बार ऐसा ही सोचा, जैसे वह किसी का खाना हो। उसके हरे आंखें, आधी मुस्कान, उसकी टांगों के कोमल घुमाव, सब जल्द ही कुछ नहीं रहेंगे, बस हड्डियां जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने उसके धीरे धीरे हड्डी बनने और फिर जीवाश्म और फिर कोयले में बदलने की प्रक्रिया के बारे में सोचा, जिसे लाखों साल बाद भविष्य के लोग खदान से निकालेंगे और उससे अपने घरों को गर्म करेंगे, और फिर वह धुएं में बदलकर चिमनी से निकलते हुए वातावरण में फैल जाएगी। मैं अभी भी कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि शायद परलोक कुछ ऐसा ही है जो हमने अपने खोने के दर्द को आसान बनाने के लिए बना लिया है, जिससे भूल भुलैया में हमारा समय सहनीय हो सके। शायद वह बस पदार्थ थी और पदार्थ को पुनः चक्रित किया जाता है,
लेकिन अंततः मैं यह नहीं मान सकता कि वह केवल पदार्थ थी। उसके बाकी हिस्सों का भी पुनः चक्रण होना चाहिए। अब मैं मानता हूं कि हम अपने हिस्सों के जोड़ से कहीं अधिक हैं। यदि आप चारुलता के आनुवंशिक कोड को लें, उसके जीवन के अनुभवों और उसके लोगों के साथ रिश्तों को जोड़ें और फिर उसके शरीर का आकार और आकार लें, तो भी आपको वह नहीं मिलती। कुछ और है, पूरी तरह से अलग। उसके जानने योग्य हिस्सों के जोड़ से बड़ा एक हिस्सा है और उस हिस्से को कहीं जाना है, क्योंकि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई मुझे कभी भी एक अच्छे विज्ञान छात्र के रूप में नहीं मानेगा, एक बात जो मैंने विज्ञान की कक्षाओं से सीखी है वह यह है कि ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी नष्ट नहीं होती। और यदि चारुलता ने अपनी जान खुद ही ली, तो यही वह उम्मीद है जो मैं उसे देना चाहता। अपनी मां को भूल जाना, अपनी मां, अपने दोस्तों और खुद को असफल कर देना, ये सब भयानक बातें हैं, पर उसने अपने में सिमटने और खुद को खत्म करने की जरूरत नहीं थी। ये भयानक बातें सहने योग्य हैं, क्योंकि हम उतने ही अविनाशी हैं जितना हम खुद को मानते हैं। जब वयस्क कहते हैं, किशोर खुद को अजेय मानते हैं। अपनी चालाक मूर्ख मुस्कान के साथ उन्हें नहीं पता होता कि वे कितने सही हैं। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कभी अपूरणीय रूप से टूट नहीं सकते। हम सोचते हैं कि हम अजेय हैं, क्योंकि हम हैं। हम न जन्म ले सकते हैं न मर सकते हैं। बाकी सभी ऊर्जा की तरह हम बस आकार, रूप और अभिव्यक्ति में बदल सकते हैं। वे इसे भूल जाते हैं जब वे बूढ़े हो जाते हैं। वे हारने और असफल होने से डरने लगते हैं। लेकिन हमारे हिस्सों के जोड़ से बड़ा वह हिस्सा न तो शुरू हो सकता है, न ही खत्म हो सकता है, और इसलिए वह असफल भी नहीं हो सकता। तो मुझे पता है कि उसने मुझे माफ कर दिया है, जैसे मैंने उसे माफ किया है। थॉमस एडिसन के आखिरी शब्द थे, वहां बहुत सुंदर है। मुझे नहीं पता कि वह वहां कहां है, पर मैं मानता हूं कि वह कहीं है, और मुझे आशा है कि वह सुंदर है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।